तार से देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उपचुनाव की। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में उपचुनाव आज संपन्न हुआ और 78.71% मतदान हुआ है। अमरवाड़ा उपचुनाव में शाम 6 बजे तक वोट डाले गए। उपचुनाव के लिए मैदान में 9 प्रत्याशी थे। बीजेपी की तरफ से कमलेश शाह उम्मीदवार थे, जबकि कांग्रेस की तरफ से मैदान में धीरन शाह उतरे हुए थे। इसके अलावा इस उपचुनाव को त्रिकोणीय बनाने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से भी राविन शाह मैदान में थे। 13 जुलाई को इसके नतीजे आएंगे। इधर रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश के प्रभारी नितिन नवीन शामिल हुए। साथ ही 2000 से ज्यादा पार्टी पदाधिकारी भी बैठक में शामिल रहे। निकाय और पंचायत चुनाव पर मंथन हुआ। आने वाले चुनाव को लेकर नेताओं को टास्क दे दिया गया है। आने वाले दिनों में संगठन की कार्य योजना पर भी चर्चा हुई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, सरकार का भी हम लोगों को योगदान है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका भी आशीर्वाद है, बराबर वो भी चिंता करते हैं। साथ ही हमारे गृह मंत्री जी का भी साहस और जो एनर्जी है वो भी काम कर रहा है और लगातार नक्सलवाद से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और चुनाव कैंपेनिंग के दौरान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी छत्तीसगढ़ की जनता से कई वादा किए थे। पूरी जो हम लोगों का घोषणा पत्र था, जिसके संयोजक हमारे सांसद विजय बघेल जी थे, उनकी टीम जो घोषणा पत्र तैयार किए उसको मोदी की गारंटी का नाम दिए। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। और इस बात पर छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करके हम सब लोगों को सरकार में बैठाई। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सरकार बनेगी तो पहला काम जो 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से गरीब लोग वंचित हो गए कांग्रेस की सरकार में, उसको पूरा करने का। और हम लोग 13 दिसंबर 2023 को शपथ लिए और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट करके 18 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास। विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के उस बयान ने सियासी हलचल मचा दी, जिसमें मनोहर लाल ने लता उसेंडी को मंत्री बनाए जाने का जिक्र किया, संबोधित किया। दरअसल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में संबोधन के दौरान मनोहर लाल ने मंच में बैठी लता उसेंडी को लेकर कहा कि 2003 में वो कोंडागांव से विधायक बनी थीं, अभी मंत्री हैं। इस पर उन्हें टोका गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि अभी मंत्री बन रही हैं। मौके की नजाकत को भांपते हुए उन्होंने तुरंत कहा कि मंत्री बनने की बात से ही उत्साह आया होगा। विधायक बनी थी शायद पहली बार, है ना? अभी मंत्री हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मंत्री बने रही कभी उत्साह आया लोगों में, शायद मंत्री बनाने की बात से ज्यादा उत्साह आ रहा होगा। वहीं रायपुर में कांग्रेस की बैठक का दौर दूसरे दिन भी जारी रहा। राजीव भवन में आयोजित बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक में रायपुर दक्षिण सीट उपचुनाव को लेकर रणनीति बनी है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव पर भी चर्चा हुई। को गति देने के लिए, संगठन की मजबूती के लिए बहुत से सीनियर नेताओं का सुझाव आया है और जल्द ही हम लोग संगठन के जो निचले बॉडी सभी डिपार्टमेंटल उसके भी जिम्मेदारियां वरिष्ठ नेताओं को देंगे और उसको भी हम लोग जमीनी स्तर पर मजबूती के साथ हम लोग काम करेंगे ताकि सरकार के खिलाफ एक मजबूती के साथ लड़ाई लड़ सके। और एक तरफ कांग्रेस रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव को लेकर रणनीति बन रही थी, उसी दौरान पार्टी में टिकट की दावेदारी को लेकर कांग्रेस दफ्तर में नारेबाजी भी होने लगी। मेयर एजाज ढेबर के समर्थकों ने टिकट की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। रायपुर दक्षिण से एजाज ढेबर को उम्मीदवार बनाने की मांग की गई।
इधर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि पीएम की मंशा है जैविक खेती पर जोर दिया जाए, गाय के मूत्र और गोबर से बनी खाद का प्रयोग किया जाए, इससे जमीन खराब नहीं होगी। मंत्री शिवराज से इसे लेकर चर्चा हुई है। साथ ही दलहन की फसल केंद्र सरकार पूरी खरीदेगी, इसका भी आश्वासन केंद्रीय कृषि मंत्री ने दिया है। देखिए, एक तो हमारे प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री की मंशा है कि जैविक खेती पर जोर दिया जाए। गौ खाद, गौमूत्र, गोबर के द्वारा फसल उगाई जाए ताकि हमारी जमीन जो खराब हो रही है वो हमारी जमीन खराब न हो। दूसरे, हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में और प्रदेश में दलहन पर जोर दिया उन्होंने कि दलहन की पैदावार अधिक से अधिक कैसे हो, और जितनी दलहन की पैदावार अधिक होगी वो सारी की सारी हमारी सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदेगी उसे। और लगातार चुनावी हार का सामना करने वाली कांग्रेस ने इंदौर में अब कम बैक की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इंदौर के कांग्रेस कार्यालय में मैराथन बैठक के जरिए कांग्रेस नेताओं ने न सिर्फ हार के कारणों पर मंथन किया बल्कि बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई है। बैठक में इंदौर कांग्रेस के संगठन प्रभारी अवनीश भार्गव, गजेंद्र सिंह सिसोदिया मौजूद रहे। पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को न सिर्फ संगठन मजबूत करने के लिए कहा बल्कि बीजेपी के खिलाफ पूरी ताकत के साथ मोर्चा खोलने पर जोर दिया है। अब इस रणनीति पर भाजपा हमलावर नजर आ रही है। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी ने पूरे मध्य प्रदेश के जिलों के लिए संगठन की स्थिति जानने के लिए खासतौर से इंदौर को एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत लिया है। यहाँ का संगठन किस तरीके से मजबूत हो, पूरे विधानसभा क्षेत्रों में, वार्डों पे, ब्लॉकों पे कांग्रेस की स्थिति और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एक पूरा प्रोजेक्ट चला है, जिसके तहत हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। और यहाँ पे विधानसभा सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, वार्डों पे कमेटियां बनाई जाएंगी और कांग्रेस का कार्यकर्ता जिस मजबूती के साथ यह लड़ रहा है, निश्चित तौर पे सराहनीय विषय है। देखिए, कांग्रेस करारी हार के बाद पूरे मध्य प्रदेश में संगठन की मंथन बैठक कर रही है। इंदौर के अंदर भी आज पूरे सब विधानसभाओं की बैठक है, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, ना इन बैठकों में कोई नेता आ रहा है, ना कार्यकर्ता आ रहा है, कोई नजर नहीं आ रहा है। हर विधानसभा की बैठक में 5-5, 6-6 लोग, खाली पड़ा है गांधी भवन, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई चर्चा करने को तैयार नहीं, कोई मंथन करने को तैयार नहीं। कांग्रेस की ये दुर्गति हो गई कि न ढूंढे से उसको नेता मिल रहे हैं, न कार्यकर्ता मिल रहा है। बड़ी बुरी दुर्गति है और आज की बैठकों से नजर आ रहा है कि कांग्रेस का क्या हाशिर होना। मध्य प्रदेश में कॉलेजों में ड्रेस कोड के ऐलान के बाद सियासत जारी है। उच्च शिक्षा विभाग के फैसले पर कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि संविधान हमें अपने हिसाब से ड्रेस पहनने की आजादी देता है। शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब का ऑप्शन होना चाहिए। जिसे पहनना है वो पहने, नहीं पहनना वो ना पहने। देखिए, कर्नाटक का बेवजह विवाद था, तब भी हम लोगों ने ये बात हर लेवल से कहा था कि गलत है। रहा सवाल, हर कॉलेज का अपना ड्रेस कोड होता है, प्राइवेट कॉलेजों में ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड को कोई डिनाई नहीं करता। लेकिन जहां तक जिस नज़र से सरकार जिस तरह छीटाकशी करना चाहती है हिजाब या बुर्के को लेकर, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 29 और 30 में हमको हमारी रिलीजियस आज़ादी है और उसके हिसाब से हमको जाने की इजाज़त है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इंदर सिंह परमार जी, आर्टिकल 29, 30 का क्या हुआ? एक तरफ आप विधानसभा में संविधान बांटकर बात कर रहा हूँ, दूसरी तरफ आप ये वाली बात कर रहे हैं, दोनों गलत है। इसको कभी भी मध्य प्रदेश में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जब संविधान बदलने चले थे तो लोकसभा का क्या हालात हुई, और अब दोबारा चलेंगे तो मध्य प्रदेश क्या होगा पता चल जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू हो चुका है और रायपुर भी टॉप 10 में आने की इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछली बार रायपुर को झटका लगा था और अब उस झटके से उबरने की कवायद की जा रही है। जब सर्वे नजदीक तब खुली नींद, हालात खराब, कैसे मिलेगा खिताब? पिछले साल पब्लिक फीडबैक से झटका, निगम का फोकस अब टॉयलेट्स पर अटका। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 का आगाज हो चुका है। रायपुर नगर निगम में स्वच्छता का सर्वे करने दिल्ली से टीम कभी भी आ सकती है।
सर्वेक्षण को देखते हुए रायपुर नगर निगम ने पब्लिक टॉयलेट को दुरुस्त करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए की राशि यानी कि प्रत्येक जोन को 25-25 लाख रुपए की राशि जारी की है। इस राशि से पब्लिक टॉयलेट का मेंटेनेंस और निर्माण भी किया जाएगा। रायपुर नगर निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा ने बताया कि स्वच्छता में टॉप 10 रैंकिंग में आने के लिए पूरी तैयारी चल रही है। स्वच्छता दीदियों को काम में लगाया गया है। कॉलोनी और कमर्शियल परिसरों की स्टार रेटिंग हो रही है। दरअसल बीते साल पब्लिक फीडबैक बिगड़ने के चलते रायपुर निगम टॉप 10 से वंचित रह गया था। हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से पॉइंट्स में स्पेशली हमें इंप्रूव करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर हम लोग काम करें। रोड के साइड सफाई हो गया, नाला का सफाई हो गया, पब्लिक टॉयलेट्स बहुत अच्छे रहे, ये सब के ऊपर हम लोग तैयारी करें। आज एसबीएम की टीम भी आ रही है, भारत सरकार से आ रही है। सर्वेक्षण को लेकर महापौर एजाज ढेबर जहां दलगत राजनीति से ऊपर उठकर साथ काम करने की बात कहते हैं, तो वहीं बीजेपी उपनेता प्रतिपक्ष मृत्युंजय दुबे ने महापौर में इच्छा शक्ति की कमी होने के आरोप लगा दिए। हम इसमें दलगत राजनीति से उठकर हम स्वच्छता रैंकिंग में हम साथ में मिलकर हम लड़ाई लड़े। कंपटीशन भी कराया जा रहा है वार्डों में, बाजारों में, स्कूलों में, जितने हमारे शौचालय हैं ये सब में, तालाबों में ये कंपटीशन कराया जा रहा है। मेहमान कलाकार जैसे ग्राउंड के बाहर नहीं खेलना है, सबको ग्राउंड में आके खेलेंगे। मतलब आपको पूरी टीम का आपको हिस्सा बनना है, तब जाके मुझे लगता है कि जंग को हम जीत पाएंगे। महापौर और उनकी परिषद यदि साल भर सफाई अभियान को ईमानदारी से करती और प्राथमिकता के तौर पर इस शहर को साफ रखने का प्रयास करती, प्रतिदिन नालियों की सफाई और घर से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया जाता और कहीं भी मुक्कड़ नहीं दिखाई पड़ता, तो मुझे लगता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में आज जो मेहनत करना पड़ रहा है उस मेहनत को नहीं करना पड़ता, क्योंकि महापौर एजाज ढेबर में कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। एक तरफ रायपुर नगर निगम के महापौर स्वच्छता में नंबर 1 आने का दावा करते हैं, तो दूसरी ओर राजधानी रायपुर की हालत बेहद खराब है। सड़क पर आवारा मवेशी, कचरों का ढेर, तो बरसात में जल भराव की स्थिति है। इस स्थिति में रायपुर शहर स्वच्छता श्रेणी में टॉप 10 के अंदर कैसे पहुंचेगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि स्वच्छता सर्वेक्षण की जानकारी आने के बाद नगर निगम दिन दोगुनी रात चौगुनी करके सफाई व्यवस्था में जुटा है। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए तनु वर्मा की रिपोर्ट। इधर राजनांदगांव में महादेव सट्टा ऐप से जुड़े निलंबित पुलिस कांस्टेबल सहदेव यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। कई दिनों से फरार चल रहा था और ईओडब्ल्यू की टीम ने इसे सोमनी इलाके से गिरफ्तार किया है। और गर्मी से हलकान हुए लोग बारिश का इंतजार करते हैं ताकि कुछ राहत मिल सके, लेकिन कोरबा जिले के पाली ब्लॉक के लोगों को आने वाली मुसीबत की चिंता सता रही है। नदी की धार से रुकी जीवन की रफ्तार, नौनिहाल कैसे करें मझधार को पार, जिम्मेदारों से गुहार लगाई गई कई बार, उम्मीद यही शायद इस बार हो जाए सुधार। ठंड और गर्मी के मौसम में पाली ब्लॉक के हजारों लोगों ने किसी तरह से आवाजाही कर ली, लेकिन बरसात का मौसम आने के साथ ही इलाके की एक नदी उनके लिए मुश्किलों का कारण बन जाती है। पीतनी नदी पर पुल बनाने की मांग काफी समय से हो रही थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा बारिश आते ही हालात बदतर और लोगों की जिंदगी पर विराम हो जाता है। या तो मासूम बच्चे स्कूल न जाएं या फिर जान का खतरा उठाएं। धारा भाटा, उतरदा, अंदिकछड़ समेत कई गांव का सड़क संपर्क इन दिनों टूटा है, यानी इनकी पूरी जिंदगी की रफ्तार थमी है। स्कूल, बैंक, अस्पताल, जनपद पंचायत से लेकर दूसरे सारे काम ठप ही समझिए। उतरता जाते हैं और उसमें नदी पड़ता है तो बाहर जाते तो नहीं जा पाते। कितने दिन से बाहर आया हुआ? बहुत दिन से। तो कितने दिन हो गए स्कूल गए? बहुत दिन हो गए। महिलाएं कहती हैं लोग बीमार पड़ जाएं तो अस्पताल तक जाने में परेशानी आती है। लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, तब जाकर इलाज मिलता है। इसी सब से परेशान होकर लोगों ने कलेक्टर से फिर से गुहार लगाई। और जैसे वहाँ स्वास्थ्य केंद्र है तो हमारे यहाँ में आज ही एक जने महिला डिलीवरी हुई है, तो नाला तो में तो पानी है तो नहीं चाहे उसको घुमा के ले गए हैं, तो वहाँ नहीं जा करके पाली उनको लेके गए हैं। तो इसमें हम लोग का संपर्क है, वहाँ क्या बोलते हैं पैसा वैसा भी निकालने जाते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। सबसे पहले मैं तो कलेक्टर साहब का धन्यवाद देता हूँ, जो विषय को लेकर हम लोग पूरे गाँववासी यहाँ पे आए थे। उनको 10 मिनट उस विषय में बड़ा शांतिपूर्ण सुने और विभागीय अधिकारी को तत्काल निर्देश दिए हैं
और हमारी समस्या ये है कि हम रामपुर पंचायत और उत्तरदा पंचायत के बीच में पितनी नदी है, जिसमें पुलिया नहीं होने के कारण आसपास के बच्चे, क्योंकि उत्तरदा पंचायत मुख्यालय है, वहीं पे हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, साथ ही साथ धान खरीदी केंद्र है, पोस्ट ऑफिस है, अन्य प्रशासनिक संस्थाएं हैं, और जहाँ पे आवागमन हमारे आसपास के 15 से लगभग 15 पंचायत वहाँ हमेशा आना जाना पड़ता है। बरसात के समय 3 महीना रास्ता बाधित होने की वजह से हम लोग का जो कार्य है वो हो नहीं पाता। स्वतंत्रता के अमृतकाल में कई प्रकार की योजनाएं भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, लेकिन सालों से पाली ब्लॉक के लोग मुसीबत से दो चार होकर अपनी जिंदगी को हर बरसात मुसीबत में डालने के लिए मजबूर हैं। देखना है कि एक अदद पुल की मांग आखिर जिला प्रशासन कब पूरी करेगा। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, कोरबा। इधर दुर्ग में एक चलती कार में आग लग गई और देखते ही देखते ये पूरी कार जलकर खाक हो गई। अच्छी बात ये रही कि कार में जो सवार थे वो तत्काल किसी तरह बाहर निकल गए। दमकल ने आग पर काबू पा लिया। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में ये पूरी घटना सामने आई। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दुर्ग के मोहन नगर थाना इलाके में कार में आग लगी। देखते ही देखते ये कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। कार सवार वक्त रहते ही इससे नीचे उतर गए और किसी तरह की अनहोनी या जनहानि नहीं हुई। इंदौर के एरोड्रम थाना इलाके में एक महिला ने तांत्रिक की ठगी से परेशान होकर शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़िता प्रेमबाई ने पुलिस को बताया कि तांत्रिक ने उसके बेटे की पूजा के नाम पर 1,10,000 रुपए ठगे और फरार हो गया। महिला ने बताया कि तांत्रिक घर आया, उसने घर की सुख शांति के लिए पूजन करने के नाम पर 1,10,000 मांगे। तांत्रिक के मांगने पर रुपए दे दिए गए, लेकिन न तांत्रिक लौटा न पूजा की सामग्री आई। ये एक मामला थाना एरोड्रम में सामने आया, जिसमें कि एक आवेदन दिया गया है। प्रेमबाई जो कि महिला है, उसके द्वारा ये बताया गया कि घर की परेशानी से वो परेशान थी और उसका काफी जिद्दी स्वभाव का होने की वजह से उसको एक एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक तांत्रिक बाबा मिला, जिसने अपना नाम संतोष बाबा बताया। उसने बताया कि मैं हवन से सारी चीजें ठीक कर दूंगा। उसके बाद मैंने उसको 7,000 रुपये दिए, तो उसने बोला कि इससे देवी अभी खुश नहीं हुई है, अभी आपको और पैसा देना पड़ेगा और दिए जलाने पड़ेंगे। प्रत्येक दिए के 2,000 होंगे तो 1,10,000 रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे। तो उसमें 1,10,000 रुपये जब मैंने दिए तो बाबा ने बोला कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, जब तक बाबा फिर आया नहीं। तो इस पर से प्रेमबाई ने थाना एरोड्रम में शिकायत की, जिसकी जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आइडेंटिफाइड किया जाए, जल्दी उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाकर। इधर इंदौर में पूर्व सरपंच पति की हत्या में अवैध संबंध की बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक अवैध संबंध में पूर्व सरपंच पति की हत्या हुई है। आरोपी युवक ने पहले अपनी पत्नी से पूर्व सरपंच पति को फोन लगवाया। जब पूर्व सरपंच पति मिलने पहुंचा तो कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। चोरल के जंगल में पत्तों के नीचे ढकी हुई लाश मिली थी मृतक दिलीप बुंदेला की, और पुलिस जल्द इसमें बड़ा खुलासा कर सकती है। सिमरौल थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला था। और अब सीधे आपको सुनवाते हैं ऑस्ट्रिया में पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। जो उत्साह, जो उमंग मैं यहां देख रहा हूं वो वाकई अद्भुत है। 41 वर्षों के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का यहां आना हुआ है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके जन्म के पहले कोई प्रधानमंत्री यहां आए थे। आपको क्या लगता है, इंतजार कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है ना?
चलिए, अब ये इंतजार खत्म हो गया है। अब तो आप खुश है ना? मुझे बताने के लिए कह रहे हैं कि रियल में खुश है। सच्चा? और साथियों, ये इंतजार खत्म भी एक ऐतिहासिक अवसर पर हुआ है। आप में से बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा, भारत और ऑस्ट्रिया अपनी दोस्ती के 75 वर्ष सेलिब्रेट कर रहा है। मैं चांसलर कार्ल नेमर को इस शानदार स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं इकोनॉमी एंड लेबर मंत्री मार्टिन कोकर का भी आभार व्यक्त करता हूं। आपका यहां आना ये दिखाता है कि ऑस्ट्रिया के लिए यहां बसे भारतीय कितने खास है। कितने विशेष है। फ्रेंड्स, भौगोलिक दृष्टि से तो भारत और ऑस्ट्रिया दो अलग अलग छोर पर है, लेकिन हम दोनों के बीच अनेक समानताएं हैं। डेमोक्रेसी हम दोनों देशों को कनेक्ट करती है। लिबर्टी, इक्वालिटी, प्लुरलिज्म और रूल ऑफ लॉ का रिस्पेक्ट, ये हमारी शेयर्ड वैल्यूज है। हम दोनों समाज मल्टीकल्चरल और मल्टीलिंगुअल है। दोनों देश, हमारे समाज में हम दोनों देशों की आदत है डायवर्सिटी को सेलिब्रेट करना, और हमारी इन वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करने वाला एक बड़ा माध्यम चुनाव है। ऑस्ट्रिया में कुछ महीनों के बाद चुनाव होने वाला है, जबकि भारत में हमने अभी अभी और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।